न्यू लोग एसईओ कैसे करें, जो नए लोग हैं जो अपना ब्लॉग बना रहे हैं वो एसईओ कैसे करें, क्योंकि काफ़ी टफ, मुझे जहाँ तक लगता है काफ़ी टफ चीज़ है ये। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। दोस्तों आज हमारे साथ जो स्पेशल गेस्ट हैं वो है मिस्टर पवन अग्रवाल। दोस्तों जाना पहचाना चेहरा आप लोगों को लग रहा होगा क्योंकि ये ऑलरेडी हमारे चैनल पर फीचर हो चुके हैं। इनके बारे में मैं आपको बता दूं, इन्होंने पहले जॉब किया था टीसीएस कंपनी में एंड उसके बाद इन्होंने ब्लॉगिंग को फुल टाइम ले लिया था और अभी फुल टाइम काफ़ी कुछ चीज़ें कर रहे हैं। एंड रिसेंटली मैंने इनका पोस्ट देखा था लिंक्डइन पर, जहाँ पर इन्होंने एक डेटा शेयर किया था, एनालिटिक्स, अपने गूगल एनालिटिक्स शेयर किया था अपने ब्लॉग का, जहाँ पर इनका कुछ ट्रैफिक था 1.2 बिलियन के अराउंड, ऑर्गेनिक ट्रैफिक सिर्फ सर्च से, और एक दिन का ट्रैफिक 50,000 के आसपास। तो सर देखिए, नए लोगों को बहुत तकलीफ़ होती है एसईओ करने में। आप एसईओ में मास्टर हैं तभी इतना कुछ आप अचीव कर पा रहे हैं। आपके और भी ब्लॉग्स हैं जैसा कि आपने बताया था पिछले इंटरव्यू में। तो इस वीडियो में फ़िलहाल हम लोग बात करेंगे एसईओ के बारे में। एसईओ के बारे में बात करेंगे, चलेगा ना सर? बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल। क्योंकि मैं वापस आपका इंटरव्यू नहीं कर रहा हूँ, ऑलरेडी आपका इंटरव्यू हो चुका है। तो चलिए सबसे पहला सवाल है यही कि न्यू लोग एसईओ कैसे करें, जो नए लोग हैं जो अपना ब्लॉग बना रहे हैं वो एसईओ कैसे करें, क्योंकि काफ़ी टफ, मुझे जहाँ तक लगता है काफ़ी टफ चीज़ है ये। तो एक्चुअली क्या है, एसईओ करने के लिए दो चीज़ इंपॉर्टेंट हैं। पहले तो बेसिक्स, जो आपको हम आगे भी बताएंगे, प्लस सतीश भाई एक बेसिक्स का वीडियो बता चुके हैं। Right. और वो तो आपने सीख लिया, लर्न कर लिया। और दूसरी चीज़ होती है ऑब्जर्व एंड रिएक्ट। ठीक है, तो आपने पहली चीज़ ऑब्जर्व करना है कि चल क्या रहा है। जैसे आप मार्केट में जाते हो तो आप देखोगे कि कौन सी दुकानें ज़्यादा चल रही हैं, कैसी चल रही हैं, उसने क्या किया। तो एसईओ बेसिकली क्या है, सब कुछ गूगल आपको बता रहा है, आपकी आंखों के सामने है, आपने ऑब्जर्व करना है। ठीक है, फिर उस पर अपना रिएक्शन देना है, आपको वैसा रिएक्ट करना है, आर्टिकल देना है। तो उसके लिए पहले हमें जाना पड़ेगा। जैसे अब मुझे लगता है कि सतीश भाई के जो चैनल है उसमें सबसे ज़्यादा जो लोग इंटरेस्टेड रहते होंगे डिजिटल मार्केटिंग के लिए रहते हैं। ठीक है, तो अपन डिजिटल मार्केटिंग एक कीवर्ड पकड़ लेते हैं और अगर अपन गूगल में डिजिटल मार्केटिंग डालते हैं तो देखते हैं क्या आता है। ओके, तो मोबाइल पे मैं सर्च करूँ? मोबाइल पे बिल्कुल करिए। मैं मोबाइल में भी एक बार रिकॉर्डिंग ऑन कर लेता हूँ ताकि ये स्क्रीन पे मैं चला दूंगा। डिजिटल मार्केटिंग ना सर? डिजिटल मार्केटिंग। ओके, मैंने डिजिटल मार्केटिंग सर्च किया। तो जैसे आपने डिजिटल मार्केटिंग डाला, अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि शुरू में ये 3 एड्स आ रही हैं। हम इसको इग्नोर करते हैं, 3-4 एड्स आ गए हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे कि जो सबसे पहले ऑर्गेनिक टर्म आ रहा है वो है इंटरनेट मार्केटिंग। आपने सर्च क्या किया था? डिजिटल मार्केटिंग। आ क्या रहा है? इंटरनेट मार्केटिंग। मतलब आई थिंक गूगल दोनों टर्म को सेम ले रहा है। मतलब कि गूगल को ये पता है कि जो डिजिटल मार्केटिंग डाल रहा है बेसिकली वो इंटरनेट मार्केटिंग सर्च कर रहा है। मतलब उसके लिए दोनों चीजें सेम है। जैसे आपने कई लोगों के मुंह से सुना होगा कि इंटेंट, हाँ, सर्च फॉर यूजर इंटेंट को आपको पकड़ना पड़ेगा। तो यूजर इंटेंट पता कैसे चलेगा? जब आप गूगल में डालोगे, गूगल ही आपको बता रहा है कि भाई आप डिजिटल मार्केटिंग डालोगे, सबसे पहले जो ऑर्गेनिक टर्म आया है इंटरनेट मार्केटिंग। जी, ठीक है। तो अब इसके बाद है ना, आप इस पैरामीटर को छोड़ देंगे क्योंकि ये बेसिकली विकिपीडिया से आया है, पर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये आया कैसे। ठीक है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अब देखें, सबसे पहले हमने सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग, तो इंटरनेट मार्केटिंग आया और आ रहे हैं फिर वीडियोस। ठीक है, अब आप वीडियोस की बात नहीं कर रहे हैं, आप आर्टिकल्स की बात कर रहे हैं। तो आपके आर्टिकल में या तो आपने कोई वीडियो बनाया हो या किसी और ने बनाया हो जो आपको लगता है कि आपके यूजर्स के लिए अच्छा है, तो आप वो डालें, यूजर्स के लिए यूजफुल है। और इसका फायदा क्या होगा कि आपका जो एवरेज टाइम है पढ़ने का वो बढ़ेगा। जैसे तो ज्यादातर जो वीडियोस हैं यूट्यूब से लिया हुआ है, तो हमारी वेबसाइट पे अगर रहेगा तो वेबसाइट की वीडियोस लेके आता है क्या यहाँ पर फर्स्ट पेज पे? नहीं, उसके लिए अलग एसईओ होता है, वीडियो एसईओ होता है। ठीक है, वेबसाइट पे अगर आप वीडियो डालोगे तो उसको आपको अलग स्कीमा लगाना पड़ेगा। ठीक है, वो भी हम स्कीमा के बारे में आगे बात करेंगे। और इसके बाद क्या है, ये यूट्यूब से ही सारे उठा के ला रहा है।
तो आपके आर्टिकल में वीडियो है कि नहीं है। तीसरी चीज आप देखेंगे डिजिटल मार्केटिंग बुक्स। अभी तक इसने डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कुछ बताया ही नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि जो सर्च कर रहा है वो बुक्स भी सर्च कर रहा है। तो क्या आपके आर्टिकल में डिजिटल मार्केटिंग बुक्स के बारे में है या नहीं, आप डालें, ठीक है। उसके बाद आ रहा है पीपल ऑल्सो आस्क फॉर what is meant by digital marketing, what are the types of digital marketing। तो ये सब हेडिंग्स आपके आर्टिकल में होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद आप जाएंगे नील पटेल, सब जानते हैं, पर नील पटेल से ज्यादा इंपॉर्टेंट आप देख रहे हैं ये जो साइन दिख रहा है AMP का। तो AMP इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर नील पटेल अपने आर्टिकल में AMP डाल रहा है तो आपके आर्टिकल में AMP है कि नहीं, ये चीज इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आप आगे जाएंगे कि एक और आर्टिकल आ गया, ठीक है। अब आप नीचे देखें इंटरनेट मार्केटिंग सर्विसेज, मतलब कि ये उसको पता है कि जो डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सर्च कर रहा है और गूगल क्या दिखा रहा है, इंटरनेट मार्केटिंग सर्विसेज, मतलब यूजर ज्यादा इंटरनेट मार्केटिंग सर्विसेज चाहता है, वो कहां मिल रही हैं, तो इसने एजेंसीज बताई हैं। तो आप भी कुछ एजेंसीज सर्च कर सकते हैं। अभी गूगल ने क्या किया है, SEO, उसको जो आपके पास लोकल SEO कर रखा है, जो आपके पास लोकल दिखा रहा है वो दिखा रहा होगा, पर पॉइंट ये कि आप बेस्ट SEO सर्विसेज बता सकते हैं। आप बता सकते हैं कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप डिजिटल SEO सर्विसेज के बारे में बता सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप देख रहे हैं टॉप स्टोरीज। टॉप स्टोरीज का मतलब क्या हो गया, ये है न्यूज, जो आप गूगल न्यूज के बारे में सुनते हैं। तो ये अगर आपकी साइट है, आपकी साइट बड़ी हो जाएगी, क्योंकि हम न्यूबीज के बारे में बात कर रहे हैं तो गूगल न्यूज में वो नहीं आ रहे होंगे, बट ये भी ये चीज दिखा रहा है। तो आप भी डाल सकते हो कि आपको अगर टॉप स्टोरीज वगैरह देखना है तो आप कहां पे जा सकते हैं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट, ये नया आया है Q&A देख रहे हैं आप, क्या है, आप जैसे लिखा है हाउ टू गेट दी बेस्ट आंसर्स फॉर डिजिटल मार्केटिंग। अब मैंने यहाँ पे इसको बड़ा किया, आप देखिए इतने लोगों ने आंसर किया है, ठीक है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड कितना कॉम्पिटिटिव है। बहुत ज्यादा। हमने शुरू में ही देखे 4 एड्स आ रही हैं, इतना कॉम्पिटिटिव है, ठीक है। और 4 एड्स इसलिए आ रही हैं क्योंकि गूगल को कुछ ऑर्गेनिक दिखाना है, नहीं तो वो 10 दिखा देता है। कितने लोगों ने आंसर किया है? 6 लोगों ने किया। क्यों? क्योंकि बिल्कुल नया है। आई थिंक लोगों को पता ही नहीं है। अब पॉइंट ये, आप ये वीडियो देख रहे हो, उसका मतलब सबसे पहले मैंने क्या कहा, ऑब्जर्व मतलब डेली डिजिटल मार्केटिंग डालो मोबाइल पे, डेली, और देखो क्या चेंजेस आ रहे हैं। हो सकता है चेंज 1 महीने बाद आए, 6 महीने बाद आए, 9 महीने बाद आए, 12 महीने बाद आए, पर जब आएगा और आपने सबसे पहले कर लिया तो आप बादशाह हो गए, फायदा मिल गया। हाँ, अभी भी आप देखोगे सिर्फ 6 लोगों ने डाला है, और यहाँ पे ऑप्शन है ऐड आंसर। आप अपना आंसर, मतलब कोई भी आंसर इसमें डाल सकते हैं, कोई भी आंसर डाल सकता है। ये आई थिंक कोरा का ही कॉम्पिटिटर लॉन्च कर दिया गूगल ने। बिल्कुल सही। जो पहले कोरा के जो आंसर्स आते थे ऊपर, आई थिंक अब उसको हटा देगा, उसको हट जाएगा। कोरा थोड़े टाइम में चला जाएगा और ये इसको रिप्लेस कर लेगा, अगर बेसिकली अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट हो गया तो, यूजर फ्रेंडली हो गया। पर आपके पास ऑप्शन है, आप देखो डिजिटल मार्केटिंग में सिर्फ 6 लोगों ने आंसर किया है, तो कितना बड़ा आपके पास अपॉर्चुनिटी है। बाकी के भी जो क्वेश्चन है उसमें 2 लोगों ने आंसर किया। इतने हाईली कॉम्पिटिटिव कीवर्ड। अब यही चीज है, ऑब्जर्व देन रिएक्ट। आप अपना कीवर्ड डालो, मैं ये नहीं कह रहा डिजिटल मार्केटिंग डालो। हो सकता है आपके कीवर्ड में कुछ आ ही ना रहो, आप बिल्कुल नए बंदे हो जो सबसे पहले डाले, तो यहां से आपके पास ट्रैफिक आएगा। और एक और इसमें चीज सर ऊपर गया है, यहाँ पर आप इसके बारे में कुछ आप बताएंगे। ये जो यहाँ पर आप देखिए पीपल ऑल्सो आस्क में बेसिकली क्या हो रहा है कि ये 2 चीज मैं बताऊंगा इसके लिए, कि पहले तो इन्होंने क्वेश्चन पूछा व्हाट इज मेंट बाय डिजिटल मार्केटिंग। अब क्या कर रहा है कि आपने जब इसको देखा, ये एक जगह से आंसर उठा के लेके आ रहा है, तो पहली चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि हमारे आर्टिकल में क्या ये है कि नहीं सब हेडिंग, क्योंकि गूगल के हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज ये जो दिखा रहा है ना आंसर, ये जो अभी लेटेस्ट अपडेट आया है ना, जो इंडेक्सिंग इश्यूज आ रहे हैं लोगों को, इसके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे। हाँ, तो जो इंडेक्सिंग इश्यूज आ रहे थे बेसिकली वो वहीं से है। वो क्या कर रहा है, वो पैरा को इंडेक्स कर रहा है, ठीक है। तो अब ये क्या कर रहा है, इसने ये जो आर्टिकल है इसमें देखा कि इसका आंसर इस पर्टिकुलर पैरा में है, तो उसने उठा के यहाँ डाल दिया, ठीक है। तो आपने अगर डिटेल में सारे सब हेडिंग्स कवर किए हैं तो देयर आर हाई चांसेस आप आओगे, ठीक है। आप इस सेक्शन में भी आ सकते हो, यहां पे क्लिक करेंगे आप उस आर्टिकल में चले जाओगे, आपके पास ट्रैफिक आ रहा है। तो मैं आपको बताऊं कि ऑर्गेनिक का मतलब लोग क्या समझते हैं आज की तारीख में, कि सर्च में अगर आप आ गए
ठीक है, जो टॉप 10 रिजल्ट्स आ रहे हैं वही ऑर्गेनिक है। वो ऑर्गेनिक अकेला नहीं है, ये सब भी ऑर्गेनिक ही है, ये भी गूगल ही बता रहा है, ठीक है। तो आप बेसिकली क्या है कि शॉर्ट टेल कीवर्ड के बारे में सोच रहे हो, आप लॉन्ग टेल कीवर्ड के बारे में भी सोच सकते हो। क्वेश्चन बना के आप उसको कर सकते हो। करेक्ट। एक चीज इसमें मुझे पूछना है, तो इसके लिए हमें कुछ अलग से कुछ करना है या फिर हमें आर्टिकल में ही ऐसा बनाना है कि उसमें क्वेश्चन कवर हो जाए? करेक्ट, आपको आर्टिकल ही ऐसा अलग से कुछ नहीं करना है। नहीं, तो यहाँ पे क्या करना है, मैंने सिर्फ एक एग्जांपल बताया आपको, ऑब्जर्व एंड रिएक्ट, ठीक है। अब ये नई चीजें आई हैं हमारे टाइम पे, जब मैंने 2014 में किया था ये सारी चीजें थी नहीं। क्यों? क्योंकि तब मोबाइल था ही नहीं, तब पहले सिर्फ डेस्कटॉप था। ओके, तो डेस्कटॉप में क्या है ना, बहुत सारी लिमिटेशंस थी, प्लस यूट्यूब भी इतना पॉपुलर था नहीं उस समय। तो अब क्या हो रहा है कि बेसिकली क्या चीज हो रही है कि उस समय भी अगर मैं बात करूं, जो आज के लिए भी रेलेवेंट है कि ऑब्जर्व एंड रिएक्ट कैसे होगा, कि हमें क्या करना है, सेम कीवर्ड डालना है जी। हमें देखना है कि क्या रिजल्ट दिखा रहा है। अच्छा, इसमें मैं बेसिकली आपको एक और चीज, इसमें पर्टिकुलरली आया नहीं है कोई भी रिजल्ट रिच स्निपेट वाला। ये रिच स्निपेट आप है ना, ये सबसे पहले ना मेरा जो सबसे बड़ा रामबाण था जिसमें मेरे पास ट्रैफिक आया था, वो इस वजह से आया था। ये स्निपेट उस समय ये स्निपेट नहीं होता था। ये बेसिकली आप ये देख रहे हो, ये टेबल है। मैंने कहा ये टेबल आया कैसे? मैं विकिपीडिया पे गया, मैंने कहा विकिपीडिया ने क्या इस तरीके का डेटा डाला है? नहीं डाला था, ठीक है। मैंने कहा कैसे किया, कैसे किया, कैसे किया, कैसे किया, कैसे किया, कैसे किया, एक्सपेरिमेंट किए, ओके, ठीक है, कि कैसे किया इसने, क्या किया, क्या किया। तो मेरे जो शुरू में आर्टिकल आते थे ना, पूरे टेबल के साथ आते थे, ठीक है। अब आप देख रहे होगे कि कितना बड़ा, आप जब सर्च रिजल्ट देख रहे हो तो ये है यूआरएल, ये है टाइटल और ये है छोटा सा मेटा, ठीक है। तो आपके यूजर के पास सिर्फ इतनी छोटी सी स्पेस बची देखने के लिए। तो मेरे आर्टिकल में सीटीआर इस वजह से बहुत ज्यादा था, ओके, ठीक है। और जैसे ही सीटीआर हाई होता है ना, तो आर्टिकल को वैसे ही वो ऊपर कर देता है। तो मेरा जो सबसे पहला ऑब्जर्व एंड रिएक्ट वाला था, जो मेरा ब्लॉग था दीपावली, उसमें सबसे पहला हमारा इंप्लीमेंटेशन यही था। और ये पता मुझे कितने टाइम बाद मिला था? 2 साल बाद। क्या बात। और गाइस 2 साल बाद इनको पता चला था और आज आप लोगों को बस 5 मिनट के अंदर पता चल रहा है। तो इस बात पर गाइस लाइक हो जाना चाहिए। तो ये चीज है, तो आप ऑब्जर्व करते रहो, सेम चीज डेली डालते रहो, देखो गूगल क्या चेंजेस कर रहा है। क्योंकि जो नई चीज आएगी, जो मेरे जैसे पुराने लोग हैं वो नहीं करेंगे, पर जो नए लोग हैं वो कर सकते हैं। आप करोगे, जीत जाओगे, ओके, ठीक है। तो ये ऑब्जर्व एंड रिएक्ट वाला एग्जांपल हो गया। मुझे जहां तक लगता है ऐसा किसी ने भी एक्सप्लेन नहीं किया होगा अभी तक यूट्यूब पर। तो सर ने इतना बढ़िया एक एग्जांपल के साथ में बताया, तो सर सबसे पहले तो आपको धन्यवाद। थैंक यू एंड यार मुझे दोबारा फीचर करने के लिए थैंक यू। तो सर मैं एक बार चाहूँगा कि मेरे ऑडियंस को एक बार रिमाइंड करा दीजिए कि आपने क्या क्या काम किया हुआ है, कितने ब्लॉग्स आपके हैं और कितने टाइम से आप इस फील्ड में हो। तो जैसे मैंने पहले बताया था कि मैंने 9 साल पहले मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, और उसके बाद कुछ ऐसे कारण हुए जो आप पिछले वीडियोस में देख सकते हैं कि मैं ब्लॉगिंग पे शिफ्ट हो गया। और ब्लॉगिंग में मैं 2014 में शिफ्ट हुआ और आज भी मुझे 6 साल हो गए हैं मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। तो मेरे बहुत सारे ब्लॉग्स इंग्लिश में हैं, बहुत सारे ब्लॉग्स हिंदी में हैं। इंग्लिश में मेरा ज़्यादा काम है, हिंदी में मेरे 3 ब्लॉग्स हैं। तो वन ऑफ देम इज़ दीपावली, जो आपने फीचर किया था कि टॉप 10 ब्लॉग्स इन इंडिया। तो हाँ, तो ये मैं 6 साल से बेसिकली काम कर रहा हूँ। और मेरा जो हिंदी के ही 3 ब्लॉग्स हैं, जो मैं बोल रहा हूँ कि मैं सिर्फ 3 ब्लॉग्स में काम कर रहा हूँ, तो तीनों का अगर आप ट्रैफिक मिलाओगे आज के टाइम पे, ऑर्गेनिक ट्रैफिक इट इज अराउंड 2.5 मिलियन। क्या बात है। तो सर अब आगे बढ़ते हैं इसी पर कि आपने हिंदी में भी ब्लॉगिंग करी है, इंग्लिश में भी ब्लॉगिंग करी है। तो ब्लॉगिंग 2020 तो अभी समझिए ख़त्म हो रहा है, तो क्या जो लोग नए हैं जो स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए स्कोप है? बहुत ज़्यादा स्कोप है। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि अभी इंटरनेट पेनिट्रेशन बहुत ही कम है, लोगों को यूज़ ही करते नहीं आता है। अभी लोग, अगर आप सीनियर सिटीजन्स को देखोगे, इनके लिए इंटरनेट मतलब क्या है? फेसबुक, व्हाट्सएप, बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। अब ये भी एक पोटेंशियल कस्टमर्स हैं कि आप सीनियर सिटीजन्स हैं, वो भी पोटेंशियल कस्टमर्स हैं। सीनियर सिटीजन्स या फिर जो नए लोग हैं जो अभी नया नया इंटरनेट यूज कर रहे हैं, जो नया नया इंटरनेट यूज कर रहे हैं। मैं सीनियर की बात इसलिए कर रहा हूँ कि वो पुराने यूजर्स, अभी जो नए बच्चे आ रहे हैं जो इंटरनेट यूज कर रहे हैं वो तो हैं ही, प्लस और भी जो लोग हैं उनको पता ही नहीं है कि इंटरनेट यूज कैसे करना है। तो ये भी बेसिकली एक टॉपिक हो गया। बिल्कुल, जैसे मेरे फादर मुझसे कहते थे कि भाई प्लीज मुझे लैपटॉप सिखा दे। लैपटॉप होता नहीं था उस समय, डेस्कटॉप सिखा दो, कंप्यूटर कहते थे। तो उन्हें सिंगल क्लिक और डबल क्लिक में मुझे 2 दिन लग गए डिफरेंस समझाने।
ओके, डबल क्लिक क्यों करना है? जबकि मेरे फादर एक इंजीनियर थे। ओके, हाँ, तो आप सोच रहे हैं कि इस तरीके का कंटेंट बनाने का कोई सोच भी नहीं रहा, ठीक है? तो इस तरीके का भी कंटेंट आप बना सकते हो जो कि है, और पेनिट्रेशन सिर्फ 30% है। 30% में भी मैं बोल रहा हूँ जो फेसबुक और व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं। 1-2 साल में जो संख्या अभी है डबल होने वाली है। लॉकडाउन की वजह से बहुत बढ़ गई है। अभी आपने जो Amazon और फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन सेल वगैरह हुई है, उसका स्टैट्स में देख रहा था, टियर 2 और टियर 3 सिटी से ज्यादा है सेल्स, और ऑलमोस्ट $3.5 बिलियन का सेल हुआ है। हाँ, बहुत सेल हुआ है। और उन्होंने कहा है कि टियर 2 और टियर 3 सिटीज में, मतलब वो समझ रहे हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग होती है, कैसे करते हैं, क्या करते हैं। तो वहां पे धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि क्या करना है। और जैसा मेरे दोस्तों से भी बात होती है जो TCS के फ्रेंड्स हैं, कि लॉकडाउन के बाद आपको बिलीव नहीं होगा कि IT कंपनीज के पास बहुत प्रोजेक्ट आने लग गए। ओके, हाँ, क्यों? क्योंकि उनको लगने लगा कि जो ग्रास रूट लेवल पे डिमांड है, आपका एक शॉपकीपर है जो बहुत छोटी जगह में बैठा है, वो भी अपनी दुकान डिजिटल लाना चाहता है, राइट? ठीक है, तो वो ऐसे प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, ऐसी मार्केटिंग करना चाहते हैं कि बहुत ही इजी में वो अपनी शॉप को ई-कॉमर्स शॉप बना लें। तो डिजिटल मार्केटिंग का तो स्कोप बहुत ज्यादा लॉकडाउन के बाद, जो असली में जो आगे 3 साल बाद आने वाला, हाँ, जो 3 साल बाद आने वाला था, वो अभी आ चुका है। लोगों को रियलाइज हो गया है कि हाँ, घर बैठ के भी काम हो सकता है, और घर बैठ के भी सामान हम बेच सकते हैं। तो आप अगर, ये भी एक सब्जेक्ट हो गया, आप इस सब्जेक्ट के बारे में भी लिख सकते हैं, क्या नए चेंजेस आ रहे हैं। जैसे आप देखोगे कि मेरा जो ट्रैफिक होता है वो करंट अफेयर्स पे ज्यादा होता है, कि जो करंट में टॉपिक चल रहे हैं उसके बारे में लिखना। अब मैं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में अगर लिखूंगा तो मैं नहीं आऊंगा, बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव। हाँ, पर अगर कोई नई चीज आई, जैसे अगर ड्रॉप शिपिंग एक नई चीज आई, जैसे मैंने आपको Q&A बताया था, तो आप उसमें एक बहुत ही सक्सेसफुल पर्सन से ऊपर आ सकते हो। बिल्कुल, जैसे कि मैं बताऊं कि हिंदी में, जैसे मैंने आप बताया था कि जब हम लिखना चालू किए थे तब एडसेंस ही नहीं था, और विश्वास नहीं मानोगे कि हम लोग उस समय विकिपीडिया से भी ऊपर आते थे, क्योंकि विकिपीडिया के पास भी कंटेंट नहीं था, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि आप अगर किसी नए ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में अगर लिखोगे तो देयर आर वेरी हाई चांसेस ऑफ गेटिंग सक्सेस। प्लस ये जो न्यू ऑब्जर्व एंड रिएक्ट करके करोगे तो उसमें जो ओल्ड आपकी चीजें हैं, जो ट्रेडिशनल चीजें हैं, वो सक्सेस हो जाएंगी। और दूसरी चीज ये है कि जैसे आपने फॉर एग्जांपल 50 आर्टिकल्स डाल दिए, ठीक है, और 40 या 30 रैंक होने लग गए, और आप 20 फिर हाई कॉम्पिटिटिव चीजों के भी डालने लग जाओगे तो रैंक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गूगल को आप पे विश्वास हो गया, गूगल को मेरे पे विश्वास है, ठीक है। तो मेरे जो आप देख रहे होगे ना, स्टोरीज में भी मैं आता हूँ, Q&A में भी मैं आता हूँ, मैं सारी चीजों में आता हूँ, और ये सारी चीजें वेबमास्टर में आती हैं कि मैं किससे ट्रैफिक लेके आ रहा हूँ, ठीक है। तो अलग अलग डिफरेंशिएट करके बताता है कि ऐसा नहीं कि किसी ने डिजिटल मार्केटिंग डाला तो ही मैं आ रहा हूं, मैं इतनी सारी चीजों में आ रहा हूं क्योंकि गूगल को मेरे ऊपर विश्वास हो गया, ठीक है। तो वही वाली चीज है कि आप अगर उस मेथड से काम करोगे, वो सारी चीजें करोगे, तो फिर पहले नए टॉपिक्स के बारे में हमें लिखना है, ठीक है। और मैंने शायद आपके बारे में भी सुना था, मतलब मैंने देखा था, कहीं देखा था कि आपने कहा था यार वो चीज डालनी है जो नई आई है, प्लस यूजर को वैल्यू हो, उसकी वैल्यू हो, ठीक है। तो आप वो डालोगे तो फिर जब यूजर आपकी वैल्यू करेगा, जब वो आपकी साइट पे आगे, से आप दीपावली में देखोगे तो एवरेज हमारा जो एक बंदा आता है, ही स्टेज फॉर 5 मिनट्स, ओके, ठीक है, 5 मिनट तक हमारी वेबसाइट पे रहता है। हमने उसको इतना डिटेल में डाल के रखा है कि अगर वो हमारी साइट पे आ गया तो वो फिर कहीं नहीं जाएगा। आप देख रहे हो गूगल क्या कहता है, अगर 3 सेकेंड बंदा, अगर आपकी साइट नहीं खुलती, वो छोड़ के चला जाता है, जो अटेंशन टाइम स्पैन 3 सेकेंड, और मेरी साइट पे 5 मिनट वो बंदा रह रहा है। क्यों रह रहा है? क्योंकि मैंने इसी टेक्निक से साइन, हाँ, इसी सारी ऑब्जर्व एंड रिएक्ट से काम किया है। और ये क्यों, जैसे अब मेरी टीम को भी सारी चीजें ये पता है, वो भी करती रहती हैं। ये जैसे Q&A वाला मैंने आपको बताया था, ये मैंने नहीं ढूंढा है, उन्हीं ने बोला कि सर ये देखिए नई चीज आ गई यार, वाह। ओके, तो सर अगर बात की जाए इंपॉर्टेंट फैक्टर्स क्या है SEO के, बताना चाहेंगे आप? जो देखो पुराने हमारे टेक्निक है वो तो आपको करनी ही पड़ेगी, आपको ऑफ पेज, ऑन पेज, बैकलिंक्स, ये सारी चीजें करनी ही पड़ेंगी, उसके बिना इंपॉर्टेंस नहीं है। बैकलिंक से याद आया कि गूगल
कि अभी अपडेट में या फिर बहुत सारे आर्टिकल्स आते रहते हैं कि गूगल बोलता है कि बैकलिंक्स का कोई मतलब नहीं होता है, बट जो एसईओ वाले हैं, जितने भी एसईओस हैं जो पुराने हैं, वो बोलते हैं कि भाई बैकलिंक्स वर्क करता है आज भी। इसके बारे में आपका ओपिनियन क्या है? ये देखो, दो तरीके की चीज़ें। आप है ना जाओगे कि यार मैं आसान बैकलिंक कहाँ पे बना लूँ, तो आपको है ना बहुत मिल जाएंगे कि ये है ना हाई DA हाई PA बैकलिंक है, ये 90 DA है 90 PA है, वहाँ जाके बना लो। अगर आप वहाँ बना लोगे तो शायद आपका आर्टिकल चल रहा है तो भी नहीं चलेगा। अच्छा, हाँ, क्यों? क्योंकि वहाँ तो सभी लाके जाके बना रहे हैं ना। बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि बैकलिंक का मतलब क्या है, कि बैकलिंक इज अ नेविगेशन। ठीक है, मैं आपके पास आया, मैं आपसे बोलता हूँ सतीश भाई एक बंदा बता दो जो एसईओ सबसे अच्छा पढ़ाता हो। आप बोलोगे ABCDEFGHIJKLMNOP, बंद ही नहीं हो रहे, मैं आप पे विश्वास करूंगा? नहीं। ठीक है, तो आप जब हाई DA पे जा रहे हो जहां सब बना रहे हैं, वहां क्या कह रहे हैं कि मेरे पास आ जाओ, मेरे पास, और वो सबको एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, तो उसका भले ही हाई DA हाई PA हो, पर गूगल की नजर में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। कोई वैल्यू नहीं। ठीक है, अगर आपके पास आता है और आप सिर्फ 1 या 2 या 3 लोगों के नाम बताते हो कि यार अगर एसईओ में ऑन पेज सीखना है तो इसके पास चले जाओ, ऑफ पेज सीखना है तो इसके पास चले जाओ, बैकलिंक के बारे में सीखना है तो इसके पास चले जाओ। आप ऐसे नहीं बोलो कि इसके पास भी चले जाओ, 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 तो फिर क्या होगा, है ना। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि आपने एक आर्टिकल डाला एसईओ क्या है, आपने ही अपने ब्लॉग में 3 आर्टिकल डाल दिए एसईओ क्या है, तो गूगल किस पे लेके आया आपको? गूगल तीनों में कंफ्यूज हो जाएगा। आपने गूगल को ही कंफ्यूज कर दिया। ठीक है, क्योंकि आप खुद ही कंफ्यूज हो जब आपने 3 आर्टिकल बना दिए। तो सेम चीज ये है कि जो इजी बैकलिंक बन रही है उसका कोई मतलब नहीं है। तो एक्चुअली क्या हुआ कि जब मैंने इसी पर्पस से कि मुझे बैकलिंक बनाने थे, तो मैंने ये देखा, एक बहुत पुरानी मूवी है 2 आंखें 12 हाथ, तो उसमें क्या हुआ कि उसके बारे में कोई भी सर्च नहीं करता था उस समय। मुझे पता था सर्च वॉल्यूम कम है, बट मैंने उसी टाइप की कुछ मूवीज के बारे में रिव्यू लिखा। और कुछ दिन बाद मैंने देखा स्कूप वूप ने मेरे को बैकलिंक दिया। अभी तो वो बहुत ज्यादा हो चुका है, पर उस समय वो ग्रोइंग था। ठीक है, और वो क्या करता था कि वो भी क्या करता है, एक अच्छे बंदे की तरह वो रेफरेंस डाल देता था कि जहां से उसने डेटा लिया है। तो स्कूप वूप ने मेरा बैकलिंक बना दिया। ठीक है, विकिपीडिया में मैंने नहीं बनाए, लोगों ने बनाए हैं कि यहां से हमने डेटा रेफर किया। ठीक है, तो पॉइंट है कि आप डेटा इतना एक्सटेंसिव लिखो। लोग देखो 5 मिनट तक क्यों रुक रहे हैं, क्योंकि डेटा एक्सटेंसिव है। आप 7 आर्टिकल की जगह एक ही आर्टिकल लिखो, पर एक्सटेंसिव लिखो। तो जब लोग आपके बैकलिंक बनाएंगे, तब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बैकलिंक्स हैं मेरे साइट पे। अच्छा। ICICI का बैकलिंक है। आप सोच सकते हैं कि क्या वो मैं जाके उन्हें अप्रोच करूंगा? नहीं। ठीक है, तो कुछ उन्हें ऐसा दिखा चीजें, तो उन्होंने आके फिर बैकलिंक खुद बनाया। तो बैकलिंक इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो अब अगेन हो गया कि कंटेंट इज द किंग। आपको थोड़ी सी सोच ऐसी रखनी है, कुछ कंटेंट ऐसा लिखना भी है कि उसका ट्रैफिक कम हो और आप इतना एक्सटेंसिव लिखो कि वो आपको बैकलिंक दे। ठीक है, टाइम लगेगा बट श्योर फॉर्मूला है। तो इस तरीके से बैकलिंक बनेंगे तो इंपॉर्टेंट। आप जाओगे कि यार हाई DA और हाई PA साइट में आपको बहुत मिल जाएंगी लिस्ट। मेरे को भी लोग कहते हैं कि लिस्ट मिल जाएंगी, पैसे लिस्ट मिल जाएंगी। तो जो काम यार बहुत आसान है, जो काम हर इंसान कर सकता है, उस काम की कोई वैल्यू नहीं। तो इसमें कुछ और टेक्निकल टर्म्स भी हैं एसईओ में। तो एक ये हो गया अपने पास पुराने मेथड, ऑफ पेज, ऑन पेज, और योस्ट इन सब पे मतलब बेस्ट है। आप योस्ट में अपना फोकस कीवर्ड डाल दो, प्लगइन वगैरह, तो वो सारी चीजें आपको बता देगा अगर कोई चीज आप भूल रहे होगे। ठीक है, उसके बाद जो नई चीजें आई हैं, जैसे अभी आप इंडेक्सिंग इशू की हम बात कर रहे थे। इंडेक्सिंग इशू एक्चुअली है क्या? वो उसने क्या किया है कि पहले अगर आपका एक URL था, फॉर एग्जांपल SEO क्या है, तो वो एक ही URL था उसके पास, मैक्सिमम 2 थे अगर आपका AMP है तो। ठीक है, तो वो क्या करता था, उसको पता था कि अगर आपका SEO क्या है एक URL और AMP है ये एक ही है, इसको कैनोनिकल कहते हैं। ठीक है, तो अब क्या हो गया, आप में फॉर एग्जांपल 11 सब हेडिंग्स है, तो उसने 11 URL बना दिए। अच्छा, ओके, और AMP में 11 और बन गए, तो एक URL के कितने URL बन गए? 22 URL बन गए। तो उसने 22 URL क्रॉल कर लिए। अभी उसी को ही रिजॉल्व कर रहा है वो कि इफेक्टिवली कैसे। तो आप है ना अगर ई-कॉमर्स वेबसाइट में जाओगे तो ई-कॉमर्स वेबसाइट में एक ही प्रोडक्ट के मल्टीपल URLs होते हैं। क्यों होते हैं? फॉर एग्जांपल आपने एक फ़ोन लिया, ठीक है, फ़ोन है ए में कलर है रेड,
ग्रीन, ब्राउन, येलो, सबके अलग अलग यूआरएल्स हैं, पर उन सब यूआरएल्स में कैनोनिकल टैग लगा होता है कि मेन यूआरएल ये है। ओके, ठीक है, आप इसको कैनोनिकल भी कह सकते हैं, कैनिबलाइजेशन भी कह सकते हैं, ताकि गूगल कंफ्यूज ना हो। तो गूगल कंफ्यूज ना हो। कैनोनिकल आप गूगल को करने के लिए करते हैं, कैनिबलाइजेशन गूगल नहीं समझता क्या है। कैनिबलाइजेशन आपके लिए जैसे आप ही ने 3 यूआरएल बना लिए, ठीक है, तो आप गूगल या तो अपने 2 यूआरएल को नो इंडेक्स कर दो, ठीक है, या फिर आप एक यूआरएल बनाओ, तो इसको कैनिबलाइजेशन इशू कहते हैं। तो अब इसी को रिजॉल्व कर रहा है अभी जो इफेक्टिवली अगर आपके में सर्च वॉल्यूम ऊपर नीचे आया होगा तो इसी वजह से ही आ रहा है, वो इफेक्टिवली उसको ठीक कर देगा। और ये एक अपॉर्चुनिटी भी है। अपॉर्चुनिटी इसलिए कि आप सारे लॉन्ग टेल कीवर्ड्स देखो और वो सारे अपने वेबसाइट पे डालो, तो उस लॉन्ग टेल कीवर्ड में अगर आप आने लग गए, ठीक है, तो आप बेसिकली फिर उस शॉर्ट टेल कीवर्ड पे भी आने लग जाओगे। तो इसमें भी मैं एक एग्जांपल दे दूं जी, ठीक है, उसके लिए लैपटॉप लेके आऊं मैं, कैसे गूगल सारे आपके सब हेडिंग्स को भी इंडेक्स कर रहा है और उनके अलग यूआरएल बना रहा है। फॉर एग्जांपल यही मेरा एक कीवर्ड है, सपनों का मतलब, ठीक है, अब इसको मैंने टाइप किया तो यहाँ पे आप देख रहे होगे ना, आप उसे करिए आप। हाँ, तो यहाँ पे आप देख रहे होगे ये स्निपेट में, अच्छा ये जो चीज दिख रही है, ये जो ऊपर है ना, ये इसको कहते हैं स्निपेट। जी जी, ठीक है, ये भी कैसे आ रहा है, इंडेक्सिंग की वजह से आ रहा है। ठीक है, जो पहला रिजल्ट आएगा गूगल स्निपेट बना देगा उसका, आपको उसमें कुछ करना नहीं है, बस आपकी सब हेडिंग्स प्रॉपर रहनी चाहिए, H3 या H2 सब हेडिंग्स आपकी होनी चाहिए। अब मैंने इस पे क्लिक किया, ठीक है, अब ये जब मैंने क्लिक किया, आप ये जो यूआरएल देख रहे हैं, ये मेरा यूआरएल नहीं है, ये यूआरएल गूगल ने बना दिया है। और आपको जो येलो चीज दिख रही है, ये मैंने येलो नहीं किया है, इसने गूगल ने इसी को, गूगल ने ही इसको येलो कर दिया है। और गूगल का कहने का मतलब है कि सपनों का मतलब ये है, आपको पूरा आर्टिकल पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो सेम चीज होगी आपके जो इंडेक्सिंग, आपके जो एक यूआरएल है उसके मल्टीपल यूआरएल्स बन जाएंगे, जितनी सब हेडिंग्स होंगी उतने यूआरएल बन जाएंगे और यूजर को एग्जैक्ट उसी आंसर पे पहुंचा दिया जाएगा। इसका एक और पर्पस है इसका, क्योंकि अब गूगल देख रहा है कि वॉइस सर्च बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो वॉइस सर्च के लिए भी उन्हें डेटा चाहिए था। तो डेटा कहां से लेके आएंगे, उन्हें पता चल गया कि अब उन्हें पूरा कंटेंट पढ़ना पड़ेगा, तो वो पूरा कंटेंट पढ़ने लग गए, इंडेक्स करने लग गए और इस तरीके से यूजर को भी दिखाने लग गए। और कोई वॉइस सर्च करेगा तो यही सारी चीजें वॉइस फॉर्मेट में आ जाएंगी। बिल्कुल ठीक है, तो ये एक बहुत ही मेजर चेंज है जो लोगों को करना है। अगर आपने प्रॉपर सब हेडिंग्स वगैरह नहीं बनाई हैं तो आपको पूरा कंटेंट उस सब हेडिंग फॉर्मेट में बनाना पड़ेगा, आपको टीओसी बनाना पड़ेगा, टेबल ऑफ कंटेंट बनाना पड़ेगा। तो ये सारी जब चीजें करेंगे तो गूगल आपका कंटेंट समझ जाएगा और एक यूआरएल को मल्टीपल इंडेक्स कर लेगा। तो ये आज की तारीख में कुछ लोगों के लिए प्रॉब्लम है और कुछ लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है। प्रॉब्लम कैसी है, अच्छा इसमें क्या है ना, नए यूजर्स को फायदा है, क्यों, क्योंकि उन्हें पता चल गया कि कंटेंट ऐसा बनाना है। अब मेरा कंटेंट क्या है ना, 2014 से बना हुआ है, बहुत सारा मेरा ऐसा कंटेंट है जो रैंक कर रहा है पर इस प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं है, क्योंकि वो पुराना था। अब मुझे अपडेट करना पड़ रहा है और अपडेट करने में ज्यादा टाइम लगता है नए आर्टिकल लिखने से। तो मेरा भी बहुत बड़ा टाइम, मेरी टीम का बहुत बड़ा टाइम उन पुराने आर्टिकल्स को अपडेट करने में लग रहा है। ठीक है, क्योंकि मुझे उन फॉर्मेट में बनाना है, अगर मैं नहीं बनाऊंगा तो कोई नया बंदा आएगा और मुझे ओवरटेक कर जाएगा। अच्छा, दूसरी चीज है ईट। ईट के बारे में यह है कि ईट का फुल फॉर्म जैसे सबको पता है कि एक्सपर्टीज, अथॉरिटी और ट्रस्ट। अब इसका मतलब क्या है, मतलब कि फॉर एग्जाम्पल एक बड़ा बंदा वो क्या करेगा, टाइम्स ऑफ इंडिया हमने मान लिया, टाइम्स ऑफ इंडिया क्या करेगा कि हेल्थ पे भी लिख देगा, फाइनेंस पे भी लिख देगा, टेक्निकल भी लिख देगा, कार्स, सारी चीजें लिख देगा। तो लिख कौन रहा है, ऑथर्स लिख रहे हैं, ऑथर्स लिख रहे हैं, मतलब टाइम्स ऑफ इंडिया तो नहीं लिख रहा है। तो अगर हमने टाइम्स ऑफ इंडिया मान लिया, फॉर एग्जाम्पल आप ही का ब्लॉग है टेक युक्ति, आप उसमें हेल्थ के बारे में लिखने लग जाओ, क्या आपको एक्सपर्टी है हेल्थ के बारे में? नहीं है। ठीक है, तो अगर आप बड़े आदमी हो, आपके पास पैसे, आप लिखवा सकते हो, लिखवा सकते हो। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोग आ गए जिन्होंने कंटेंट या तो बिना एडवाइस के लिख दिया, उन्हें पता ही नहीं है कि फॉर एग्जांपल दमे की दवाई क्या है, आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आपने बस लिख दिए कहीं से भी डाल के, और शायद
किसी ने ऐसा कंटेंट लिखा नहीं है तो आप रैंक कर गए, पर ये आप सोच रहे हैं कि कितना डेंजरस चीज होगी, कितनी डेंजरस चीज है। तो इस चीज को हटाने के लिए उन्होंने कहा है कि मुझे एक्सपर्टीज चाहिए। तो एक्सपर्टीज कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इसके लिए भी आप मेरे ब्लॉग दीपावली में देख सकते हो कि हर एक जो कैटेगरी है उसका एक एक्सपर्ट, ठीक है, नीचे उसके ऑथर में आपको उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आप उसके फेसबुक पेज में चले जाओगे, ठीक है। तो अगर आपको देखना है कि मेरे एक्स रिलेटेड कैटेगरी में कौन कंटेंट लिख रहा है, आप देख सकते हैं कि क्या कर रहा है, वो कहाँ रहता है, उसकी हॉबीज क्या हैं, वो क्या कर रहा है, आप देख लोगे। अगर हेल्थ रिलेटेड चीजें कर रहा है और उसकी हॉबीज में हेल्थ रिलेटेड चीज कुछ मिली नहीं, अच्छा ये जो ईट रिलेटेड अपडेट है ये ऑटोमेटिक अपडेट नहीं है, मशीन नहीं देख रहा है, इसके लिए एक्सपर्ट्स हैं जो बैठे हैं और ये देखते हैं, वो मैनुअली जाएंगे देखेंगे कि है कि नहीं है। तो आप जो भी कंटेंट बना रहे हो, पहली चीज तो या तो एक ही निश में बनाओ, या आप निश अगर डाइवर्सिफाई करते हो, आप बिल्कुल जस्टिफाई करो उस चीज को कि आप उसके बारे में एक्सपर्ट हो और आप कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने किया कि मल्टीपल लोग हैं तो उनके बारे में इंफॉर्मेशन मैंने डाल दी, जैसे मैंने आपके भी ब्लॉग में देखा है तो डिफरेंशिएट है कि ये आपने लिखा है, मेरा पार्टनर है शैलेश चौधरी, शैलेश ने भी लिखा हुआ है, मैंने देखा ये चीज मैंने देखी थी, डिफरेंशिएट किया है। पर उसमें आपने शैलेश के बारे में इंफॉर्मेशन डाली है कि नहीं डाली है ये मुझे नहीं पता, इनफैक्ट शायद आपने अपने बारे में भी डाला है कि नहीं डाला है, आपका फेसबुक और लिंक्डइन है कि हाँ, तो ये ईट हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें करनी है। कई बार क्या होता है ना कि जो बड़ा बंदा रहता है वो कहता है मैं क्रेडिट क्यों दूं इसे, मैं तो आर्टिकल लिखवाने के तेरे को पैसे दे दिए ना, अब मैं क्रेडिट नहीं दूंगा। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, मेरे जैसे आदमी के लिए ये प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि मैंने अगर आपको क्रेडिट दे दिया तो लोग आपके पास भी ट्रैफिक जाने लग जाएगा, और जो नया बंदा है उसके लिए अपॉर्चुनिटी है। आप किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन से कांटेक्ट करो, उनके लिए अपनी एक्सपर्टी प्रोवाइड करो, और आपको बोलने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही लिंक देगा। क्यों? क्योंकि उसको भी पीछे नहीं जाना। अगर कोई एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वो आपका लिंक देगा। जैसे मैंने आपको बताया था पिछली बार भी कि दीपावली में आप देखोगे कि जिस बंदे ने मेरे काम किया था वो मेंशन्ड है, ठीक है। ये मेरी जरूरत भी है और रिक्वायरमेंट भी है। तो बेसिकली ईट का मतलब यही हो गया कि अगर मान लीजिए मुझे यूट्यूब के बारे में पता है, मेरी जो एक्सपर्टीज है यूट्यूब के बारे में, बट मैं इंस्टाग्राम के टिप्स नहीं दूं। नहीं, आप दे सकते हो क्योंकि समवॉट आप सिमिलर हो, जिसे मान सोशल मीडिया अलग हो गया। बिल्कुल ही आप है ना अचानक से बोलने लग गए कि भारत की अर्थव्यवस्था इस कारण से खराब हो गई, ओके है, और आपके 9वीं क्लास में आप फेल हैं, लाइक एकदम हटके है, बिल्कुल हटके, आपको कोई आइडिया नहीं। देखो, हो सकता है आपको 2 निशेस के बारे में हो सकता है आप इकोनॉमी में बहुत अच्छे हो, पर आप हर चीज में अच्छे नहीं हो सकते, और आपको जस्टिफाई किया जा सकता है, आपके हैबिट्स को जस्टिफाई किया जा सकता है। आपके जैसे ही मैं लिंक्डइन प्रोफाइल में जाऊंगा, आपके मैं जैसे ही फेसबुक में जाऊंगा, क्योंकि मैनुअल है, वो देख लेगा कि इस भाई का इंटरेस्ट उन सब चीजों में है कि नहीं है। तो हो सकता है, पर मोस्ट ऑफ दी चीजों में आपका नहीं होगा। मतलब कहने का मतलब कि हम गूगल को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। हम ये नहीं बोल सकते कि भाई हमें सारी चीज़ें आती हैं, हमने कहीं और से इन्फॉर्मेशन नहीं, हमने उसके बारे में आर्टिकल बना दिया, चिप दिया, तो गूगल इस चीज़ के ऊपर निगरानी रख रहा है। ये निगरानी रखना, मैं अपॉर्चुनिटी ये बोल रहा हूँ कि अगर आप एक नए ब्लॉगर हैं, स्टार्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग फॉर अदर्स, ठीक है। आप है ना मैक्सिमम, जैसे मेरे पास लोग आते हैं ना तो वो कहते हैं मुझे बैकलिंक चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि बिना पैसे के या बिना मेहनत के आप बैकलिंक बनाओगे इसका कोई मतलब नहीं है, पर आप अगर किसी बड़े कंट्रीब्यूटर के पास जाके कंट्रीब्यूट करोगे, अच्छा कंटेंट उसे दोगे, आप उसे कुछ एक्सपेक्ट मत करो, अगर वो अच्छा बंदा है वो ऑटोमेटिक आपको देगा बिना कहे। 10 में से अगर किसी एक बंदे ने भी देख लिया ना तो आपका रीच आगे बढ़ गया, बिल्कुल ठीक है। तो पॉइंट ये है, तो मैं इस अपॉर्चुनिटी के लिए भी बोल रहा हूँ कि देखो ये ईट है ना, नए ब्लॉगर के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पुराने ब्लॉगर के लिए, पर नया ब्लॉगर इसका कैसे फायदा उठाए। तो आपके पास ट्रैफिक आएगा, फॉर एग्जांपल कोरा है, कोरा में भी हम क्या करते हैं कि हम जब वहां पे आंसर देते हैं, हमारा बेसिक मोटिव तो यही होता है कि हमारे पास ट्रैफिक आए। तो वहां पे आप मैनुअल करते हो, आपके पास ऑप्शन होता है कि आप जहां लिंक आपने डालना है डाल दिया, दूसरे के ब्लॉग में जाओगे पास तो आपके पास ऑप्शन नहीं होगा, पर इस ईट के थ्रू वो खुद ही देगा आपको, वो अपने ऑथर बायो में डालेगा, और इनफैक्ट अगर आपका नाम भी डाल दे, ठीक है, तो वो समझ जाएगा गूगल की हाँ ये बंदा इससे रिलेटेड है, आप क्योंकि समहाउ वो कनेक्ट कर लेगा कि ये बंदा है। तो ये नए ब्लॉगर के लिए इंपॉर्टेंट हो गया। इस तरीके से मतलब समझ गए कि एक पुराने ब्लॉगर के लिए ईट क्या है और एक नए ब्लॉगर के लिए ईट क्या है।
ये काफ़ी सही चीज़ आपने बताई, क्योंकि इस पे आई थिंक लोग ज़्यादा ध्यान देते नहीं है। कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है, क्योंकि नए ब्लॉगर ये सोचते हैं कि मैं क्यों करूं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो हेल्थ के ऊपर आर्टिकल्स बना रहे थे, एंड वो चीज़ अभी आ गई ना कि आपकी एक्सपर्टीज होनी चाहिए अगर आप उसमें लिख रहे हो, या फिर आपके सोशल मीडिया प्रोफाइल पे झलकनी चाहिए वो चीज़ें, तभी जाके वो चीज़ें वैलिड है। तो ये एक्चुअली आई थिंक 2018 या 19 में अपडेट आया था YMYL करके, ठीक है। बट ये रेलेवेंट क्यों है नए ब्लॉगर के लिए, मैंने बताया। अच्छा, एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि लोग क्या करते हैं कि उन्होंने कंटेंट लिखा, अब उनका मेन मोटिव है ट्रैफिक आ जाए, किसी भी तरीके से ट्रैफिक आ जाए। तो फॉर एग्जाम्पल आपने एक टेक रिलेटेड एक आर्टिकल लिखा और आप क्या कर रहे हो, फेसबुक में डाल दे रहे हो। फेसबुक में आपके सारे फैमिली मेंबर्स हैं जिन्होंने टेक से कोई मतलब नहीं है, आपके फ्रेंड्स हैं, और आप उनको बोल भी दोगे यार प्लीज भाई क्लिक कर देना, ठीक है। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। इससे क्या होगा कि वो बंदा आएगा आपके ब्लॉग पे और चला जाएगा, बाउंस रेट बढ़ जाएगा, टाइम स्पेंड सेकंड्स। तो गूगल को अगर आपका आर्टिकल अच्छा भी होगा ना, वो कह रहे तो बहुत ही वाहियात आदमी है, ठीक है। तो ये जो चीज करना है, तो रेलेवेंट आदमी के पास पहुंचो, आप रेलेवेंट फोरम्स में पहुंचो, आप कोरा में जाके आंसर करो, क्वेश्चन आंसर, जैसे जो हाई DAPA वाली साइट्स हैं, आप बैकलिंक के लिए वहां काम मत करो, आप जहां रेलेवेंट लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं कंट्रीब्यूट करो, वहां कंट्रीब्यूट करो। तो वो रेलेवेंट बंदे हैं, जब आपके पास आएंगे वो पढ़ेंगे। तो ट्रैफिक अगर वो 100 लोग भी आ गए ना, तो 100 लोग आपको नुकसान कर रहे हैं, और यहां से अगर 2 लोग भी आए तो वो आपको फायदा कर रहे हैं, ठीक है। इसी से रिलेटेड एक चीज है बैक बटन। फॉर एग्जाम्पल यूजुअली लोग क्या करते हैं, उन्होंने गूगल में सर्च किया, जैसे मैंने बोला सपनों का मतलब, तो दीपावली में आए, अब सबसे पहले वो क्या करेंगे, आ गए बैक बटन दबा देंगे, तो बाउंस रेट बढ़ गया। बाउंस रेट बढ़ गया एक अलग चीज है। अब गूगल को ये लग रहा है इसको पसंद ही नहीं आया, वैल्यू नहीं मिला उसको। आप बेसिकली अगर अपने आर्टिकल पे आओ तो कम से कम 5-10 मिनट झक मार के पूरा पढ़ो, तो उसको लगेगा कि हाँ ये बंदा पढ़ रहा है। तो ये भी एक क्राइटेरिया होता है, गूगल समझता है कैसे। जैसे मैं एग्जांपल देता था, आपने ना एक गूगल सर्च कर रहा है अमिताभ बच्चन एज, ठीक है। आजकल तो एज ऊपर स्निपेट में दिखा देता है, पहले नहीं दिखाता था। अब आपने किसी तरीके से ब्लैक हैड करके कुछ करके उस कीवर्ड में नंबर 1 आ गए, आप आर्टिकल में आओ, अमिताभ बच्चन एज है ही नहीं, फिर क्या होगा, वो बैक बटन दबा देगा और दूसरे के आर्टिकल में जाएगा। तो गूगल क्या समझ गया कि यार जो पहला बंदा है ना, ये सही नहीं है, इसको नीचे करो, इसको हटाओ, और ये जो दूसरा बंदा है इसको ऊपर करो, ठीक है। तो ये वाली भी चीज है। तो आपका जो ऑडियंस है, मतलब आप जहां पे भी जाओ तो टारगेटेड ऑडियंस होनी चाहिए। आप हर जगह उसको अगर डालने लग जाओगे तो उसका क्या होगा, जैसे यूट्यूब में ही है, आप किसी रैंडम जगह अगर उसे डाल दोगे तो उसका क्या होगा कि वॉच टाइम कम हो जाएगा, एवरेज व्यू टाइम कम हो जाएगा, ये नेगेटिव इंपैक्ट पड़ गया। तो सेम चीज ये इंपॉर्टेंट है बेसिकली एक नए ब्लॉगर के लिए। जैसे मेरे जैसे ब्लॉगर के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है कि जैसे इसी कीवर्ड पे, ये एक हाई ट्रैफिक कीवर्ड है जो मैं आपको फ्री में बता रहा हूं, अगर आप इसमें नंबर 1 रैंक कर गए ना तो 1000 व्यूज डेली आएंगे, ठीक है, 1000 व्यूज डेली इस कीवर्ड पे, ठीक है। इसी कीवर्ड पे अगर 4-5 बंदे भी अगर ये सब मस्ती में कर देंगे ना, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो ऑर्गेनिकली 997 लोग आ रहे हैं वो पूरा आर्टिकल पढ़ रहे हैं, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पर नए बंदे के लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको अपने आर्टिकल को एक छोटे बच्चे की तरह संभाल के रखना है, ठीक है। तो किस तरीके से कि सही जगह पहुंचे, आप अपने भाई, अपने बहन, अपने दोस्तों के पास आर्टिकल शेयर करना बंद कर दो, ठीक है, रेलेवेंट जगह जाके उसको करो। तो ये एक्चुअली कुछ चीजें थी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एंड काफ़ी कुछ चीज़ें आपने नई बताई हैं, जो नई मतलब नहीं बोल रहा हूँ, नई बताई हैं, क्योंकि कहीं पे भी ये चीज़ के बारे में कोई बात नहीं करता, इन सब चीज़ों के बारे में जल्दी कोई बात नहीं करता। आर्टिकल्स मिल जाएंगे काफ़ी सारे इनके ऊपर, लेकिन वीडियोस काफ़ी कम है, तो मेहनत लगी है गाइस। ओके सर, इसमें और कुछ है, स्कीमा के बारे में बताएंगे? तो एक चीज़ और है कि जैसे मैं सतीश भाई से पहले बात कर रहा था कि एक जो नया फैक्टर आया schema.org या रिच स्निपेट, जैसे बात करेंगे, जैसे सपनों के मतलब में जो एक स्निपेट बन गया था ऊपर बहुत बड़ा सा, तो इसके बारे में अभी लोग नया कर नहीं रहे हैं काम, आप है ना। ये एक्चुअली क्या है कि जब schema.org में जाएंगे तो उसमें कम से कम 7 या 8 चीज़ें हैं। जैसे आप है ना वीडियो के बारे में भी बोल रहे थे कि अगर कोई हमने डिजिटल मार्केटिंग डाला तो बीच में सिर्फ YouTube के वीडियोस डाल रहे थे, आपने पूछा था आर्टिकल का वीडियो आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है, तब सवाल पूछा था। तो वो वीडियो कैसे आएगा, वो schema.org से आएगा। आप जब
आर्टिकल लिख रहे होगे तो आप उस स्कीमा टाइप में अगर उसको अटैच कर दोगे, तो आप schema.org के बारे में पढ़िए तो कितने टाइप के आर्टिकल्स होते हैं पहले आप ये देखिए, और वो सारे इंपॉर्टेंट है। क्या आपका आर्टिकल उस कैटेगरी में आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल कुकिंग है तो कुकिंग में आप देखेंगे कि आ रहा होता है 4 मिनट्स लगेंगे इसको, इतने स्टार्स हैं, ये सारी चीज़ें इतने मिनट में। ये कहाँ से आती हैं? ये आती हैं schema.org से। तो आप जब आर्टिकल डिफाइन कर रहे होगे तो कुछ प्लगइन्स हैं, जैसे कि आई थिंक रैंक मैथ है, उसमें बाय डिफॉल्ट स्निपेट का ऑप्शन आता है। आप बता सकते हो कि कौन सा स्निपेट आपने अटैच करना है। फिर अलग अलग चीज़ें आप उसमें डाल सकते हो। तो आप कुकिंग का जैसे बना रहे हो तो आपको पहले देखना है कि आपका आर्टिकल रेलेवेंट है कि नहीं है। जैसे बायोग्राफी रिलेटेड में कुछ भी नहीं है तो आपका निश रिलेटेड अगर स्निपेट है तो डालना है। और आपने अभी एक और चीज़ देखी होगी कि जो मेटा है, जो नीचे मैं बोल रहा था URL टाइटल फिर मेटा आता है, तो मेटा भी जो बड़ा हो जाता है उसमें भी पीपल, जैसे आस्क मैं आपको दिखा रहा था, तो आप FAQ एक मेटा टाइप है जो आप हर जगह लगा सकते हो। ठीक है, तो पीपल ऑल्सो आस्क फॉर, आप FAQ लगा सकते हो, छोटे छोटे से क्वेश्चंस, तो आपका मेटा बड़ा हो जाएगा। बड़ा हो जाएगा तो आपके CTR बढ़ सकता है, CTR बढ़ेगा तो आपका कंटेंट ऊपर हो जाएगा। तो इस टाइप का हो गया। प्लस जब हम डिजिटल मार्केटिंग वाले कीवर्ड की बात कर रहे थे तो आपने बोला था कि इसमें जो रिजल्ट्स दिखा रहा है वो YouTube के दिखा रहा है। क्या ऐसा भी हो सकता है कि आर्टिकल में हमने वीडियो डाला है वो आए, वो भी रिच स्निपेट से आएगा? तो आपने अगर वीडियो डाला है तो आप वीडियो स्निपेट का यूज करें, ठीक है, और वहां से जाके आप अपने वीडियो को रैंक, मतलब आपका आर्टिकल किस वजह से रैंक हो सकता है? कंटेंट की वजह से भी रैंक हो सकता है और वीडियो की वजह से भी रैंक हो सकता है। जब आप गूगल में जाओगे तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, एक वीडियो भी ऑप्शन है। वीडियो ऑप्शन आपने ट्राई किया है कभी? नहीं। वीडियो में आप जाओगे तो YouTube नहीं दिखाता, वो आर्टिकल के अंदर जो वीडियो उनको दिखाता है। ठीक है, तो वो कहां से आ रहे हैं? आपने तो वीडियो डाल दिया। अच्छा, वो जो गूगल पे बता रहे वीडियो, हाँ, जो गूगल में हम टैब में जाते हैं ना, अलग अलग आता है कि इमेजेस, आई थिंक मैप्स और सारी चीजें के भी आते हैं। यूट्यूब का भी उठाता है, आर्टिकल्स के ज्यादा आते हैं। आर्टिकल्स के तो बेसिकली यूट्यूब के तो हर जगह उठा के डालने ही लग गया है, पर उसका मेन पर्पस क्या है? आर्टिकल्स। ठीक है, तो आप देखोगे तो उसमें आर्टिकल वाली चीजें हैं। तो आपने आर्टिकल में अगर वीडियो डाला, जैसे हम इमेज में आप देखोगे नॉर्मली सबको पता है कि ऑल्ट टेक्स्ट डालते हैं। ऑल्ट टेक्स्ट इसलिए डालना पड़ता है कि इमेज को गूगल पढ़ नहीं पाता, तो आपको बताना पड़ेगा कि भाई ये है क्या। तो एक तरीके से ये वीडियो का ऑल्ट टेक्स्ट है। आप बता रहे हो तो आपका आर्टिकल रैंक है ना, सतीश भाई का वीडियो डाल दो आप आर्टिकल में, ठीक है, और वहां पे स्निपेट में डाल दो कि सतीश भाई का वीडियो है। ओके, तो हो सकता है कोई सतीश कुशवाहा डाले और मैंने जैसे दीपावली में आर्टिकल एक डाल दिया किसी भी चीज का और नीचे आपका वीडियो डाल दिया। ओके, और किसी ने सर्च किया सतीश कुशवाहा, अगर मेरा आर्टिकल में थोड़ी सी दम होगी तो वो वीडियो वहां दिखाने लग जाएगा सतीश कुशवाहा वाले उसमें, और मुझे आपके कीवर्ड पे मुझे ट्रैफिक मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज आप किससे कर सकते हो? रिच स्निपेट से कर सकते हो। तो ये भी चीज हो गई बेसिकली कि इस पे भी जो कोई भी फोकस करने की कोशिश कर ही नहीं रहा है। तो बड़े यूट्यूबर्स इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि है ना, उनको पुराने टाइम से वो करते आ रहे हैं, तो उन्हें जो नई चीजें हैं, जो नई एडवांसमेंट्स आ रही हैं, तो उनके पास टाइम नहीं है इतना करने का। जो नया ब्लॉगर है, अगर इस तरीके से जो सारी चीजें हैं जो गूगल हमें सारी चीजें बता रहा है, जैसे क्वेश्चन हब है, क्वेश्चन हब में जाके आप आंसर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो ये सारी चीजें जब आप करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका ऑर्गेनिक ट्रैफिक बढ़ने लग जाएगा। क्वेश्चन हब को आए हुए ऑलमोस्ट 2 साल हो गए हैं। 2 साल हो गए और यूज करने वाले बहुत कम है, बहुत कम है, कर ही नहीं रहे लोग। बस यही सब, उन्हें शॉर्टकट्स चाहिए कि कैसे करने हैं, पर मैंने बताया कि ये अगर तरीका करोगे तो, और इनिशियल जो किक होती है, अगर आपके पास है ना 100 लोग डेली के आने लग गए, मतलब यही बस मेहनत आपको 100 लोगों को लाने की करनी है, उसके बाद गूगल आपके लिए मेहनत करेगा। तो सर अभी इसमें और कुछ रह गया है आपके हिसाब से? वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बट मैं चाहता हूँ कि मेन चीज़ों को फोकस किया जाए, तो अभी और कुछ आप इसमें ऐड करना चाहेंगे? एक और है ना, मैं मेथड ऐड करना चाहूँगा बैकलिंक्स का। मैंने वही बोला था कि देखो, ईजी अगर बैकलिंक कोई बन रहा है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है ना, थोड़ा टफ मेथड है, पर बन गया ना तो उसकी सॉलिड वैल्यू है। मैं एक एग्जांपल बताता हूँ आपको। डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड पे हम आते हैं। डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड पे फॉर एग्जांपल आपने आर्टिकल लिखा, पहली चीज़ तो वो बेस्ट आर्टिकल होना चाहिए। आप जो पहले 10 रिजल्ट्स हैं उसमें जो सारे टॉपिक्स कवर्ड हैं वो होने चाहिए, उससे एक्स्ट्रा कुछ रिसर्च करके पॉइंट लेके आओ। जब आप पॉइंट लेके आ गए, अच्छा आपका आर्टिकल बन गया, आपको लगता है अच्छा आर्टिकल बन गया है, फिर आप क्या करो, जो पहले नंबर पे आर्टिकल आ रहा है
उसका चेक करो कि उसके बैकलिंक्स कहाँ कहाँ बने। फॉर एग्जाम्पल 10 जगह उसके बैकलिंक बने, उन लोगों से कॉन्टैक्ट करो, ठीक है। उनकी वेबसाइट पे जाओगे, कॉन्टैक्ट अस का पेज रहेगा, आप उनको जाके बोलो कि सर आपने जो बैकलिंक दे रखा है XYZ को, हमने उससे बेहतर आर्टिकल लिखा है। क्योंकि मैंने आपको बोला कि बैकलिंक जो बड़ी भी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो आपका फ्री में ही बैकलिंक बना देती हैं, क्योंकि उन्हें भी अपने यूजर को वैल्यू देनी है। तो आप उनको बोलोगे कि अगर आप मेरा आर्टिकल डालोगे तो आपके यूजर्स को ज्यादा वैल्यू मिलेगी, तो उन 10 में से कोई एक जरूर आपका एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। 9 इसलिए आपका एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि वो पढ़ नहीं रहे होंगे उस मेल को, हाँ ईमेल्स को पढ़ नहीं रहे होंगे। जो पढ़ लेगा, जिसको समझ में आ जाएगा कि यार ये बंदा मेरे आर्टिकल को ज़्यादा वैल्यू दे रहा है, वो आपका बैकलिंक वहाँ पे उठा के दे देगा। तो ये एक बहुत ही टफ मेथड है बैकलिंक बनाने का, बट बहुत ही सॉलिड मेथड है। तो इस तरीके से आप किसी भी आर्टिकल को ओवर रैंक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, काफ़ी सही आपने वैल्यू दी। आई होप लोगों को अच्छा लगा होगा। एंड काफ़ी बड़ी वीडियो हो गई है, लेकिन हमने कोशिश करी है कि इसमें SEO को थोड़ा कवर किया जाए एंड ऐसी चीज़ों के बारे में बात की जाए जिसके बारे में लोग बात नहीं करते ज़्यादा, सिर्फ ऊपर की चीज़ों को बता देते हैं। एंड ऑन पेज SEO, ऑफ पेज SEO के बारे में मैंने ऑलरेडी कवर किया हुआ है। इवन ये भी बताया हुआ कि आप आर्टिकल लिखते समय आपको क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना है एंड क्या क्या प्लगइन्स की ज़रूरत पड़ेगी, उसके बारे में मैंने पूरा डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, तो लिंक उसका भी मिल जाएगा। और सर के बारे में हमने एक इंटरव्यू किया हुआ है। सर ने TCS में आप जॉब करते थे, काफ़ी साल तक जॉब किया, फिर उन्होंने ब्लॉगिंग को स्विच कर दिया एंड अभी फुल टाइम ब्लॉगर है। तो सर आई थिंक अभी हम लोग को बाइंड अप करना चाहिए, वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो मैं चाहूँगा जाते जाते अगर आप मेरी ऑडियंस को कुछ बोलना चाहें। मेरा मेन एम बस यही है सतीश भाई कि जो भी आपके चैनल से जुड़े हुए बंदे हैं, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे नए बंदे जुड़े हुए हैं, तो वो मेहनत करें इस चीज़ पे और सक्सेस की गारंटी मैं दे रहा हूँ कि सक्सेस मिलेगी। अगर आपने ऑब्जर्व एंड रिएक्ट किया, ठीक है, तो मिलेगा। मैंने जैसे बोला था कि मेहनत सिर्फ 100 लोगों को अपनी वेबसाइट पे लाने की कोशिश करनी है, जो आप जिन्हें नहीं जानते, अपने रिश्तेदारों वाले 100 नहीं, ये पेड 100 नहीं। अगर 100 लोग आपके ब्लॉग पे आ गए किसी भी तरीके से जो कि टारगेटेड ऑडियंस हैं, बाकी फिर। तो दोस्तों अगर आपको आज के वीडियो में कुछ भी एक्स्ट्रा, कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और इस वीडियो को लाइक तो ज़रूर कर देना, और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करना ताकि जिनको भी SEO से रिलेटेड चीज़ों के बारे में जानना है वो जान पाए। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए आप जहाँ भी रहो मचाते रहो।